हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन में। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए सभी सॉल्यूशंस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप हमारे जो कुछ सॉल्यूशंस हैं उनके कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। हम आपको उसका सॉल्यूशन विद इन 24 आवर्स प्रोवाइड करेंगे। ये एकदम फ्री है, बिल्कुल किसी तरह का हम कोई चार्ज नहीं करते स्टूडेंट्स से। तो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। वो आईआईटी जेई मेंस के 2025 वाला एग्जाम में पूछा गया था 28 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में। तो जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 26 है। इसमें आपको ये दिया गया दो कैपेसिटर्स हैं C1 एंड C2, वो पैरेलली कनेक्टेड एक बैटरी के साथ। और जो चार्ज टाइम ग्राफ है वो दोनों कैपेसिटर्स का ये दिया गया है। और एनर्जी जो स्टोर है वो U1 U2 है। दैट मीन्स टू कैपेसिटर्स C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू a battery, and this is the charge time graph. U1 and U2 are the energy stored within the capacitor C1 and C2 रिस्पेक्टिवली। तो हमें ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम ग्राफ से देख लेते हैं कि हमारा जो C2 वाला ग्राफ है वो ऊपर तक जा रहा है। दैट मीन्स हमारा C2 का वैल्यू बड़ा होगा C1 से। C2 विल बी ग्रेटर देन C1। तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर 1 है और ऑप्शन नंबर 3 जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एनर्जी की। तो यू का जो फॉर्मूला होता है एनर्जी का वो क्या होता है, 1/2 C V², यानी कि जिसका C ज्यादा होगा उसका U ज्यादा होगा। दैट मीन्स U2 हमारा बड़ा होगा U1 से। तो इसलिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32। In this question, it is given that a Carnot engine E is working between two temperatures 473 and 273, एंड उसके बाद हमने दो नए और इंजन लिए। एक इंजन हमारा E1 है जो कि वर्क कर रहा है 473 और 373 के बीच में, और जो दूसरा इंजन है वो वर्क कर रहा है 373 और 273 के बीच में। तो अब हमें यहाँ पे ये बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन हमारा यहाँ पे सही होगा। ईटा 1 2 हमारे पास एफिशिएंसी है इस वाले इंजन की, ईटा 1 एफिशिएंसी है इस वाले इंजन की, और ईटा 2 एफिशिएंसी है इस वाले इंजन की। तो बेसिकली हमारे पास तीन एफिशिएंसी दिया और बताना है कि कौन सा रिलेशन हमारा यहाँ पे सही होगा। ओके, तो सबसे पहले हम ईटा का फॉर्मूला देख लेते हैं। वो क्या होता है एफिशिएंसी का फॉर्मूला, 1 - T2 डिवाइड में T1। ओके, तो हम क्या करते हैं, पहले ईटा 1 2 निकाल लेते हैं। यहाँ पे ईटा 1 2 इसको हम लिए हमने 1 - 273 डिवाइड 473। ये हमारे पास T1 है और ये हमारे पास T2 है। तो ये हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, हम यहाँ पे देख लेते हैं। 273 डिवाइड 473 एंड माइनस 1 माइनस कर देंगे इसमें हम। तो ये कितना हो गया, 0.422। ओके, ये हमारे पास 0.422 हो गया। अब दूसरा ले लेते हैं ईटा 1। ईटा 1 कितना है, 1 - 373 डिवाइड 473। तो बेसिकली हमें पता है यहाँ पर जो ये वैल्यू है ये वैल्यू बहुत कम आएगी। ओके, और ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 373 डिवाइड 473, इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। ये हमें ऑब्वियसली पता है कि ईटा 1 जो है हमारा बड़ा आएगा ईटा 1 2 से। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है क्योंकि वैल्यू हमारे पास कम है। ऐसे ईटा 2 देख लेते हैं। अब ईटा 2 हमारे पास कितना आएगा, ये 1 - 273 डिवाइड में 373। दैट मीन्स ये वैल्यू भी हमारे पास बहुत कम आएगी। इसका मतलब ईटा 2 भी हमारे पास क्या आएगा, बड़ा आएगा ईटा 1 2 से। ओके, तो हमें दिख गया कि हमारा ईटा 2 और ईटा 1 दोनों ईटा 1 2 से बड़े आएंगे, क्योंकि ये जो फैक्टर है जो 1 में से माइनस हो रहा है
ये हमारा ईटा 1 और ईटा 2 के लिए बहुत कम है हमारे पास। तो डेट मीन्स क्या हो गया, ईटा 1 और ईटा 2 का प्लस बी क्या होगा, वो बड़ा आएगा हमारा ईटा 1 2 से, नॉर्मल सी चीजें। तो डेट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो इसलिए हमें यहाँ पे ना पूरा जो ये डिवीजन है इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से हम एक रफ आइडिया से ये आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे पास जो है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 पे। हमारे पास एक आइडियल गैस है, ये जो ग्राफ्स हैं ये आइडियल गैस के लिए दिए गए हैं। इसमें हमें बताना है कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ कौन सा होगा। ओके, तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी का हमें बताना है। तो बेसिकली पहले हम वीआरएमएस का फॉर्मूला कर लेते हैं। यहाँ पे वीआरएमएस हमारे पास कितना होता है, यहाँ पे जो वीआरएमएस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेते हैं जितनी भी वेलोसिटीज होती हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा इस तरह से कि हमारे पास फॉर्मूला आपको याद नहीं है, तो बेसिकली क्या होता है, कोई भी वेलोसिटी हो, यहाँ पे जो वीआरएमएस वेलोसिटी होती है रूट मीन स्क्वायर, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, टी की पावर हाफ के। हाफ के कैसे प्रोपोर्शनल हुई कि यहाँ पे हमने रूट लिखा हुआ है, रूट में के हाफ इसके प्रोपोर्शनल हो गया हमारे पास। तो अगर हम मीन स्क्वायर वेलोसिटी लेंगे, यानी कि अब हमने रूट हटा दिया यहाँ से, तो वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, जो वी स्क्वायर है, यानी कि वी स्क्वायर मीन स्क्वायर का मतलब अभी वी स्क्वायर हो गया हमारे पास, रूट हट गया यहाँ से, तो ये टी के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो मीन स्क्वायर यानी कि ये इसका हमें ग्राफ बताना है, ये यहाँ पे वी स्क्वायर का। तो वी स्क्वायर का ग्राफ अगर हम टी के साथ देखें तो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि यहाँ पे टी पे डिपेंड है स्ट्रेट लाइन। अगर टी इंक्रीज होगा तो वी एम एस हमारा इंक्रीज होगा, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारे पास 1 हो जाएगा यहाँ पर। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पे। हमें यहाँ पर ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा न्यूक्लियर प्रोसेस यहाँ पर सही है। तो P प्रोटॉन है, N न्यूट्रॉन है, E इलेक्ट्रॉन, E प्लस पॉजिट्रॉन है, V न्यूट्रिनो है और V बार एंटी न्यूट्रिनो है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चार्ज जो है वो दोनों साइड क्या होना चाहिए, हमारा सेम होना चाहिए। न्यूट्रॉन का चार्ज होता है 0, प्रोटॉन का 1, इलेक्ट्रॉन का -1, पॉजिट्रॉन का +1 यानी कि 1, और एंटी न्यूट्रिनो में कोई चार्ज नहीं होता, ये हम 0 ले लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट वाले में हमारे पास क्या है, यहाँ 0, 1, -1 और ये 0। ओके, तो फर्स्ट वाले के लिए हमारे पास नेट चार्ज 0 आ गया, सेकंड वाले के लिए भी सेम नेट चार्ज 0 आ गया, थर्ड और फोर्थ के लिए नेट चार्ज कितना आएगा हमारे पास 1, और फोर्थ के लिए भी 1 आएगा। डेट मीन्स थर्ड और फोर्थ हमारा जो है ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि इधर नेट चार्ज 1 है, इधर 0 है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की वजह से हमारे पास थर्ड और फोर्थ इक्वेशन जो है वो गलत हो गई। अब हम आते हैं ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 पर। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन क्या है, यहाँ पे न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन का जब होगा तो दूसरी साइड क्या होगा, एंटी न्यूट्रॉन, यानी कि एंटी न्यूट्रिनो आ जाएगा यहाँ पे। तो इसलिए क्या होगा, अगर एक साइड न्यूट्रिनो है तो दूसरी साइड एंटी न्यूट्रिनो निकालेगा ये, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38 पर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो, उसमें देख लेना आप लोग क्वेश्चन पेपर में कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये। तो अब हमें इसको करना है यहाँ पर कि यहाँ इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि ये जो हमारे पास सर्किट है ये वाला, इसके इक्विवेलेंट में कौन सा सर्किट आएगा, मतलब जो आउटपुट यहाँ पे हमें मिल रही है वही सेम आउटपुट हमें कौन से सर्किट से मिलेगी, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं, एक बार इसको डायग्राम को सही कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारे पास ए हो गया, यहाँ पे हमारे पास बी बार हो गया, तो ये आ गया ए बी बार। यहाँ पे हमारे पास ए हो गया, यहाँ हमारे पास बी हो गया, और ये आ गया हमारे पास ए बी। अब यहाँ पे हम प्लस कर लेते हैं, और यहाँ पे कितना देगा, ए इंटू में बी बार प्लस में ए इंटू में बी, और ये 12 आ गया। ओके, तो अब हमें क्या देखना है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा यहाँ पे करेक्ट आएगा। तो यहाँ पे हम बी बार कॉमन ले लेते हैं, बी ए बार यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं इस वाले में, और ये हो गया हमारे पास बी बार प्लस में बी
और ए हमारे पास ये ए है यहाँ पे, तो दोबारा से हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये इसको मिटा के इसके सामने लिखते हैं ये, ताकि सही रहे आपके लिए, आप लोगों के लिए भी समझ में आए आपको कैसे कराने के। ये हमारे पास कितना हो गया, यहाँ पे ए हमने कॉमन ले लिया, ये ए था, और यहाँ पे आ गया बी बार प्लस में बी, और ये बार आ गया। अब ये क्या होता है, ये हमारे पास कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। ये हमारे कितने के इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ए बार आ जाएगा। 1 कह लो इसको, या आप इसको आई भी कह सकते हो। तो ए बार जो आई होता है वो आपको क्या देते हैं, ए ही देगा आपको, ए, ठीक है ना। ए बार अगर ए हम लेते हैं, ए बार अगर ए ले लो या ए बार ले लो, तो आपको ए ही मिलेगा। जो भी क्वांटिटी आप यहाँ पे लोगे आई के साथ, वही सेम आपको मिल जाती है। तो ए को अगर हम आई से लेंगे तो ए मिलेगा, और फिर यहाँ पर आपको फाइनली ए बार मिल जाएगा रिजल्ट में। तो ए बार कहाँ से आ रहा है आपके पास, ये ऑप्शन नंबर 2 और 3 कैंसिल हो गए, 4 भी कैंसिल हो गया, क्यों यहाँ बी है। तो ऑप्शन 1 रह गया, जो कि आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। 40 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज बेंट इनटू इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड एन आइडेंटिकल वायर इज बेंट इनटू ए स्क्वायर। द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस बिटवीन टू एंड पॉइंट्स ऑफ एन एज ऑफ ट्रायंगल टू दैट ऑफ द स्क्वायर इज। मतलब हमें ये बताना है कि आपने एक वायर लिया, उसको हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल में बेंड कर लिया, और सेम वायर हमने स्क्वायर में बेंड कर ली। अब हमें दोनों के जो एंड पॉइंट्स हैं ट्रायंगल के और स्क्वायर के, दोनों से अलग अलग हमने रेजिस्टेंस निकाला, और फिर उनका हमें रेशो बताना है। तो पहले ट्रायंगल में बना लेते हैं। ये हमारे पास इस तरह से हो गया, और ये इस तरह से। पहले हम ट्रायंगल का निकाल लेते हैं। ये हमारे पास ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। मतलब हम दो एंड पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं। आराम एक बार काम करते हैं, यहाँ पे इसको यहाँ पे इरेजर से ए बी सी को हटा देते हैं यहाँ पे, और दो एंड पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं। एक पॉइंट हमने यहाँ ए ले लिया, और एक पॉइंट यहाँ आपने बी ले लिया। अब क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, रेजिस्टेंस आर है, तो हम इसको आर बाई 3 ले लेते हैं, तीनों वैल्यूज को। तो अब क्या होगा, जब हम ए से, ये हमारे पास दो एंड पॉइंट, एक ए हो गया और एक ए बी हो गया। ए से बी तक अब जब जाएंगे तो क्या होगा, ये वाला जो एंड होगा हमारे पास, ये वाला ए सी बी वाला जो एंड होगा हमारे पास, तो क्या होगा, ए सी रेजिस्टेंस और सी बी रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में होंगे, और ए बी वाला जो रेजिस्टेंस है वो हमारा इनके सीरीज के पैरेलल में होगा हमारे पास। मतलब ये इस तरीके से आ जाएगा, जो हो गया 2R/3। दोनों का रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे 2R/3, और ये इसके पैरेलल में हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर R/3। तो हमारे पास ये रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, ये ए हो गया और ये बी हो गया। ये हमारे पास किसके लिए आ गया, ट्रायंगल के लिए। तो हमारे पास 1/RT ले लेते हैं ट्रायंगल के लिए, और ये हो गया हमारे पास 3/2R प्लस 3/R। ये क्या होगा, अगर हम 3/2R हो गया, 1/दिस और 1/दिस प्लस करेंगे यहाँ पे, तो 3/2R और 3/R हो जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं, 2R हो गया, तो यहाँ से 3 आ गया, और यहाँ से 6 आ गया, तो हो गया 9/2R। तो जो RT आ गया हमारे पास, रेजिस्टेंस जो आ गया वो कितना आ गया, 2R/9 आ गया। तो जो रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास, दो एंड टू बिटवीन टू एंड्स पॉइंट्स ऑफ द एज ऑफ ट्रायंगल, वो कितना आ गया, 2R/9 आ गया यहाँ पे हमारे पास। ओके, तो यहाँ पे हम एक बार इसको साइड में लिख लेते हैं, ताकि हमें याद रहे RT हमारा कितना आया था, 2R/9। अब हम स्क्वायर वाला कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं यहाँ पे सारा ये, और स्क्वायर वाला अब हम कर लेते हैं यहाँ पे इसी तरीके से। सेम ऐसे बिल्कुल हम स्क्वायर वाला करेंगे यहाँ पे। पहले स्क्वायर बना लेते हैं। स्क्वायर के लिए हमने क्या करा, इस तरह से एक स्क्वायर बनाया, तो यहाँ पे हमारे पास एंड पॉइंट ले लिया हमने ए, और ये हमने एंड पॉइंट ले लिया बी,
और 2 पॉइंट्स हमने यहाँ ऐसे ले लिए, सी और ये डी। अब यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर है तो हम इक्वली डिवाइड कर लेते हैं रेजिस्टेंस को, R/4, R/4, R/4 यहाँ पे हो गया और ये R/4। तो जब हम ए टू बी जाएंगे तो हमारा ए से सी, सी से डी और डी से बी, ये तीनों क्या होंगे, सीरीज में होंगे। और तो हमारे पास जो सीरीज में रेजिस्टेंस होगा वो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये तीनों को मिला के ये 3R/4 तीनों सीरीज में है। और ये तीनों का जो सीरीज है वो किसके पैरेलल में होगा, इस वाले के, क्योंकि हमारे पास ए से बी तक पहुंचने के 2 वेज है, एक तो हम सी डी से होते हुए जाएंगे और एक डायरेक्ट जाएंगे। तो हमारे पास ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया और ये हमने ले लिया R/4। तो जो RS होगा 1/RS हम निकालेंगे यहाँ पे, वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 4/3R प्लस 4/R। इसका एलसीएम ले लेते हैं, 3R आ गया हमारे पास यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 प्लस में 12, तो ये कितना होगा हमारे पास, 16/3R। तो जो RS का वैल्यू आ गया हमारे पास, रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा बिटवीन टू एंड पॉइंट्स ऑफ एन एज ऑफ द स्क्वायर, वो कितना आ गया, 3R/16। तो अब हम इसको यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो हमें क्या निकालनी है, रेशियो निकालनी है, किसकी, ट्रायंगल और स्क्वायर वाले की। तो RT डिवाइड में RS, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 2R/9 डिवाइड में 3R/16। तो ये कितना हो गया, 2R/9 मल्टीप्लाई, ये 16 है, 16/3R। R से R आपका कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका 32/27। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर 4। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 पर। 41 में क्या देगा आपको, एक ईएम वेव दी है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ये दी गई है। एक सिलेंडर है जिसकी लेंथ क्या है, 200 सेंटीमीटर है, वो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर कर रहा है। हमने दूसरा सिलेंडर लिया जिसकी लेंथ सेम है बट डायमीटर हाफ हो गया है। तो जो प्रीवियस वाले के कंपैरिजन में, लेकिन एनर्जी वो भी उतनी ही स्टोर कर रहा है। तो जो मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, करस्पॉन्डिंग ईएम वेव शुड बी मॉडिफाइड, मतलब जो मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरे सिलेंडर के लिए वो कितना मॉडिफाई हो जाएगा, यहाँ पे हमको ये बताना है। मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब हमें ये बताना है कि 25, 200, 450 कितना हो जाएगा। बाकी देखो ये जो साइन वाला पार्ट है वो सेम है हमारे पास। तो यहाँ पे अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला है एनर्जी का, एनर्जी को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं यहाँ पे यू से कर लेते हैं। यू एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला कितना होता है, 1/2, यानी कि यू बाई वी आपका जो है वो कितना है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने पहले भी यूज करा हमारे वीडियोस में, सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं, हमने फॉर्मूला पहले भी यूज किया है। तो 1/2 हो गया हमारे पास ये, और एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम ले लेते हैं U1। ओके, तो ई स्क्वायर हमारे पास है, ई स्क्वायर को ई स्क्वायर रखते हैं, और वी हमारे पास हो गया वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होता है, जो सिलेंडर है उसके लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई, रेडियस हम R1 ले लेते हैं इसका, R², और लेंथ हम ले लेते हैं L1, L ले लेते हैं क्योंकि लेंथ सेम है इसमें, यहाँ दिया गया दोनों सिलेंडर के लिए, तो L यहाँ पर हम लोग सेम रखेंगे। अब आ जाते हैं U2। U2 हमारे पास कितना है, एनर्जी सेम हो जाएगी 1/2। यहाँ पे E1 ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास ये अलग अलग है, एक हमें गिवन है और एक हमें निकालनी है। ये E2² पाई R2² और इनटू में L, ये हमें यहाँ पे
अब हमें क्या दिया कि दोनों की ईएम एनर्जी सेम है, मतलब U1 U2 दोनों इक्वल है। इक्वल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा आपका, और लेंथ भी कैंसिल हो जाएगी। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, E1 स्क्वेयर और R1 स्क्वेयर इज इक्वल टू E2 स्क्वेयर, फिर 2 लिख लेते हैं पे, और ये R2 स्क्वेयर। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, E1 R1 इज इक्वल टू E2 R2, ये आ गया। अब हमें कितना दिया गया है, डायमीटर हाफ हो जाता है। डायमीटर मतलब जो हमारे पास D2 है वो कितना है, D1/2 है, यानी कि R2 हमारा कितना हो जाएगा, वो भी हाफ हो जाएगा R1/2। दूसरा हमारे पास जब मैग्नीट्यूड, ये क्या हमारे पास यहाँ पे जो E1 E2 है वो दोनों मैग्नीट्यूड है ईएम वेव के। तो यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है वो कितना दिया गया है, 100 दिया गया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 100 R1 इज इक्वल टू E2, और R2 हमारा है R1/2। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, और E2 हमें कितना मिल जाएगा यहाँ से, 200। तो हमारे पास जो E2 मैग्नीट्यूड वैल्यू आएगी 200 आएगी, इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे। हेलो डी स्टूडेंट, तो अब जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 43। इस क्वेश्चन में दिया गया एक प्रोटॉन है जिसका मास mp है, उसकी एनर्जी उतनी ही है जितनी फोटोन की है, मतलब फोटोन की एनर्जी और प्रोटॉन की एनर्जी सेम है। तो अगर फोटोन नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड v से मूव कर रहा है, v हम मान लेते हैं, v से हमें मूव कर रहा है, तो उस केस में हमारे पास रेशो क्या होगी, फोटोन की वेवलेंथ और प्रोटॉन की वेवलेंथ के बीच में रेशो क्या होगी। तो ये हमें यहाँ पे निकालना है, क्या निकालना है हमें, लैम्डा पी आर, यानी कि प्रोटॉन की वेवलेंथ डिवाइड में लैम्डा पी। ये हमें फाइंड आउट करना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। तो फोटोन, जो प्रोटॉन है उसकी एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, 1/2 m इंटू में वी स्क्वेयर इज इक्वल टू ई हो गया हमारे पास। तो एम पी निकाल लेते हैं हमारे पास, सॉरी यहाँ पे वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी हम क्यों निकाल लें, क्योंकि डी ब्रोगली वेवलेंथ के हमें हमें वेलोसिटी चाहिए। तो वीपी हमारे पास कितना हो जाएगा, या वी ले लेते हैं हम इसको डायरेक्ट, वी लेके कर लेते हैं। वी इक्वल हो जाएगा 2e डिवाइड में कितना हो जाएगा, एम पी हो जाएगा हमारे पास, और ये इसका रूट आ जाएगा। ये हमारे पास वेलोसिटी होगी। तो वीपी का जो फॉर्मूला आ गया हमारे पास, वो आ गया हमारे पास 2e डिवाइड में एम पी का अंडर रूट। अब हमारे पास जो लैम्डा है प्रोटॉन के लिए पी आर लिख लेते हैं, उसका फॉर्मूला कितना आ जाएगा, H/m इंटू में v। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, h डिवाइड में मास, एम पी ले लिया हमने यहाँ पे, और ये हो गया 2e/mp का अंडर रूट। तो ये हमारे पास लैम्डा पी आर कितना आ जाएगा, यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ पे कितना आ गया, h डिवाइड में 2m/p इंटू में e, और फिर इसका अंडर रूट आ गया यहाँ पे। और एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास फोटोन के लिए कितना होता है, hc/लैम्डा पी ले लेते हैं प्रोटॉन फोटोन के लिए। तो लैम्डा पी हमारे पास कितना आ जाएगा, hc/e आ जाएगा। अब दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा हमारे पास, लैम्डा पी आर डिवाइड में लैम्डा पी, इसका रेशियो हम यहाँ निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा यहाँ पे, h, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको यहाँ पे बिठा लेते हैं यहाँ पे, ये ताकि हमारे पास स्पेस हो जाए लिखने के लिए। ओके, यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं इसको यहाँ पे आराम से। तो अब यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा,
इसको भी मिटा लेते हैं एक बार, जो h है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारे पास h डिवाइड में 2m e का अंडर रूट, और इसके डिवाइड में एच सी बाय ई आ जाएगा हमारे पास। तो ये h से हमारा h कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास लेमडा, इसको ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे, लेमडा पी आर डिवाइड बाई लेमडा पी इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, ई डिवाइड में सी, और यहाँ पे आ जाएगा 2m p ई का अंडर रूट। तो हमें देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट में क्या आ रहा है, 2mp आ रहा है। बाकी हम यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे, अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा ई का रूट आ जाएगा, और हो जाएगा ई का रूट डिवाइड में 2mp का रूट और मल्टीप्लाई में 1/c। तो इस तरह से हमारा जो है ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो गया है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 45 में। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया गया है ए थिन प्रिज्म P1 with angle 4 degree made of a glass having refractive index 1.54 is combined with another thin prism P2 made of glass having refractive index 1.70 to get dispersion without deviation। मतलब आपको दो प्रिज्म दिए गए हैं, एक का एंगल 4 डिग्री है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.54 है, उसको कंबाइन किया गया दूसरे प्रिज्म के साथ जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.72 है, बट हमें ये नहीं पता कि दूसरे प्रिज्म का एंगल कितना है, वो हमें बताना है। अगर दोनों प्रिज्म को कंबाइन करने पर हमें कोई डेविएशन नहीं मिलता, दैट मीन्स क्या है कि दोनों का जो डेविएशन है वो आपस में क्या कर रहा है, बराबर है। दोनों का डेविएशन क्या है, बराबर में, एक का पॉजिटिव है एक का नेगेटिव है, मतलब दोनों का क्या है, बराबर में है। तो बराबर में कैसे लिखते हैं, डेल्टा ले लेते हैं पहले हम प्रिज्म 1 के लिए, कितना हो गया, म्यू 1 माइनस में 1 इंटू में A1। ये जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं ये तब होता है जब हमारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म का जो प्रिज्म है उसका एंगल स्मॉल होता है, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। और डेल्टा 2 हम ले लेते हैं म्यू 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई में A2। अब ये दोनों बराबर रख देते हैं, यहाँ पे इक्वल रख देते हैं दोनों को, ताकि कोई डेविएशन ना मिले कंबाइन करने पर। तो इसके लिए क्या होगा, डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2 होगा, और जो नेट डेविएशन होगा वो 0 आ जाएगा। डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 या डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1 कुछ भी हम ले सकते हैं। तो म्यू 1 कितना हमारे पास 1.54 माइनस में 1 इंटू में 4 आ गया हमारे पास, और ये क्या 1.72 माइनस में 1 इंटू में A2 आ गया हमारे पास, यहाँ पे ये A2 ले लिया हमने। तो 0.54 इंटू में 4 इज इक्वल टू 0.72 मल्टीप्लाई में A2। ओके, ये हमें यहाँ पे निकालना है। तो इसको हम 18 से कैंसिल कर सकते हैं, 18 से करेंगे तो ये 3 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा, और 4 से आपका 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ये 4 है, ये 4 से आपका 4 कैंसिल हो जाएगा। तो A2 जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, यहाँ पे हमें 3 डिग्री मिलेगा। तो इसलिए हमारे पास जो P2 का एंगल आ गया वो आ गया 3 डिग्री। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो प्लीज़ उसको हमारे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल को शेयर भी ज़रूर करें।